अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारा जो चल रहा है सब्जेक्ट वो तारीख और सियासियात है। इसका पेपर अभी होना बाकी है। इसमें जो मैंने आपको पहले कसीर मुतबादिल और सही जो है गलत जोड़ी पहचानना और तस्वुराती खाके वगैरह मुख्तसर नोट इस पर वीडियो शेयर किया हूँ। अभी इसमें हम तस्वुरात वाज़े कीजिए, ये एक सवाल होता है आपको। वो सियासियात में होता है ना? सियासियात में आपको तस्वुरात वाज़े कीजिए, ये एक सवाल होता है, 4 मार्क्स के लिए होता है ये। तो इस वीडियो की स्टडी करने पर आपको 4 मार्क्स इंशाल्लाह आसानी से हासिल हो जाएगी, अगर आप उसको अच्छे से समझते और वैसे ही लिखेंगे तो। यहाँ पर देखिए हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़र, इस पर पिछले साल भी आया था ये। तो हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़र क्या होता है, इसको यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। आपने जो भी लिखना है जवाब वो पॉइंट वाइज लिखना है, इसी तरह से बिल्कुल जैसे यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखने में ज्यादा नंबरात मिलने के इम्कानात होते हैं। और खूबसूरत राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखते हुए ज्यादा मार्क्स में लेना है, तो खूबसूरत लिखना है। आज़ाद भारत ने जमहूरी तर्ज हुकूमत को इख्तियार किया। मुल्क में इस तर्ज को परवान चढ़ाने और पुख्ता करने के लिए इक़्तिदार में आने वाली हर हुकूमत ने कोशिश की। जमहूरी मुल्क बनाने के लिए हुकूमतों का इस्लाहात करते हुए शहरियों को महज इस्तिफ़ादा कुनिंदा की हैसियत से देखने का नुक्ते नज़र था। 2000 के बाद के ज़माने में इस्लाहात को शहरियों के हक के तौर पर देखा जाने लगा। यानी पहले ऐसा होता था कि सिर्फ जो है शहरियों से फ़ायदा उठाना हुकूमत ये सोचती थी, लेकिन बाद में 2000 ईस्वी के बाद जो है शहरियों की इस्लाह, हालांकि ये बात भी सही नहीं है कि पहले जो है सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती थी। वो उस ज़माने में भी शहरियों के हुकूक पर बहुत कुछ काम किए गए। लेकिन 2000 बाद के ज़माने में इस्लाहात की एक कोशिश की गई, ख़ास तौर से दस्तूरी नौइयत की। अ, और फिर उसके बाद जो है जो तालीम पर और उनके ग़िज़ा, उनके जो है रहना खाना वगैरह, शहरियों के मुख्तलिफ हुकूक के बारे में जो है सड़कें बनाना, उन्हें मुनासिब बिजली फराहम करना, ये सब इसमें जो है उनके हकूक़ को तस्लीम किया गया। इसी को जो है हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़र कहते हैं। लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी। ख़वातीन की नुमाइंदगी अब हर जगह हो रही है, तो लोकसभा में भी जो है ख़वातीन की नुमाइंदगी की बात की गई। दस्तूर साज़ों ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मसावात मर्द व ज़न की पॉलिसी इख्तियार करके दोनों को मसावी सियासी हुकूक दिए। इस वजह से 1952 ईस्वी के पहली लोकसभा में 22 ख़वातीन मुंतखब होकर आई थी। ये तादाद बढ़ते बढ़ते 2019 में 76 तक पहुंच गई। कितने हो गए? 76 हो गए। पार्लियामेंट में ऐसा बिल पास किया गया है कि लोकसभा की मजमूई नशिस्त का 50% हिस्सा ख़वातीन के लिए महफूज किया जाएगा। लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ने पर ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी दूर होगी और मुल्क के फैसले के अमल में ख़वातीन की शिरकत में इजाफा होगा। तो ये कोशिश की गई, लेकिन आज भी जो है मुल्क में ख़वातीन पर बहुत ज़्यादतियाँ होती है। आए दिन जो है कई रिपोर्टें इसके सिलसिले में आती रहती। एक नुक्ता यह है कि हक़ राय दही, अगर आपको हक़ राय दही पर लिखना है, यानी राय देने का हक, तो आप क्या लिखेंगे इस बारे में? तो यहाँ पर 4 नुकात दिए हुए हैं। भारतीय दस्तूर ने जमहूरियत के मकसद के पेश नज़र बालिग राय दही यानी बालिग लोगों को राय देने का हक दिया है। आज़ादी से कब्ल की राय दही के हक पर लगाई गई सारी बंदिशों को खत्म करके 21 साल की उम्र के तमाम भारतीय मर्द और औरतों को वोट देने का हक हासिल हुआ। ये आज़ादी के बाद। लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है 18 साल की उम्र पर आ गए। वो 21 साल को कम करते करते 18 साल पर अभी जो है 18 साल की उम्र में भी आप वोट दे सकते हैं। हक़ राय दही की वजह से शहरी अपने नुमाइंदों पर दबाव बना सकते हैं, अपने मकासद पूरे करने वाली हुकूमत का इंतखाब कर सकते हैं, यानी अपनी पसंद की हुकूमत जो है ला सकते हैं। हक़ राय दही की वजह से जमहूरियत कायम रहती है। जालिम और नाइंसाफ़ी करने वाली हुकूमत का तख्ता पलटा जा सकता है, लेकिन इसका शऊर लोगों को होना चाहिए। इंतखाबी हलकों की तश्कील नौ। विधानसभा और जो इंतखाबी हलके होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये बात यहाँ पर है। विधानसभा और लोकसभा के इंतखाबात के लिए हल्का इंतखाब तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये हल्के इंतखाबी हलकों की तश्कील करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन कमीशन ने शुरू में ही हल्का इंतखाब का तयन कर दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सनत और इरफत की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई, यानी शहरों में लोग जा जाकर बसने लगे। गांव से शहर की तरफ नकल मकानी की वजह होने के सबब कई हल्का इंतखाब
میں رائے دہندوں کی تعداد گھٹ گئی تو بعض مقامات پر یہ تعداد بڑھ گئی۔ اس سبب سے انتخابی حلقے متوازن نہیں رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حلقوں کی جو ہے تشکیل نو کرنی پڑی، پھر سے دوبارہ سے ان کی تشکیل کرنی پڑی۔ حلقہ انتخاب بنانے اور ان کی تشکیل نو کرنے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی کرتی۔ وسط مدتی الیکشن، وسط مدتی یعنی درمیان میں جو الیکشن لینا پڑتے ہیں، ویسے الیکشن جو کئی ٹائم پیریڈ فکس ہے، لیکن جو ہے بیچ میں ہی اگر لینا پڑے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ تو اکثریت کی بنیاد پر بنی ہوئی سرکار پوری ہونے سے قبل پارٹی میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اقلیت میں آ سکتی ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہوا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو دو یا زیادہ پارٹیوں کا محاذ بنا کر حکومت کی جاتی ہے، جیسا یہاں پر پچھلی حکومت میں ہوا تھا، ہے نا، مہاراشٹر میں۔ لیکن مدت سے پہلے محاذ ٹوٹ جائے تو حکومت اقلیت میں آ جاتی ہے۔ اقلیت میں آ جانے والی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں متبادل حکومت قائم کرنا ممکن نہ ہو تو لوک سبھا اور ودھان سبھا کو مدت سے قبل تحلیل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں الیکشن کمیشن کو وسط مدتی انتخاب کروانا پڑتا ہے، یعنی پھر بیچ میں ہی الیکشن لے لینا پڑتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کیا ہے؟ تو جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے مقررہ وقفے سے انتخابات کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزادانہ ماحول میں انتخاب کروانے کے لیے آزاد ادارے کا ہونا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر دستور نے دفاع 324 کی روح سے بھارت الیکشن کمیشن قائم کیا۔ اس ادارے میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 الیکشن کمشنر ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سنجیو کمار کا نام، اس کا وہ الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر، جنہیں صدر جمہوریہ نامزد کرتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے الیکشن کمیشن کی حرکات سے لگتا ہے کہ وہ آزاد ادارے کے طور پر نہیں رہ گئے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے سے قبل سے نتائج کے اعلان ہونے تک مکمل انتخابی عمل الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی انجام پاتا ہے۔ جتنے الیکشن کا پروسیس رہتا ہے یہ سب الیکشن کمیشن کے نگرانی میں ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اس کا علیحدہ اسٹاف نہیں ہوتا، سرکاری افسران، ملازمین اور اساتذہ کی مدد سے انتخابی عمل انجام دیا جاتا ہے۔ کمیشن کے اخراجات کے لیے علیحدہ مالی انتظام کیا جاتا ہے، یہ بجٹ، اس کے بعد بڑے بجٹ بنتے ہیں، اور یہ سارے کام جو ہے وہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ ڈال کر کراتے ہیں۔ انتخابی اصلاحات کیا ہے؟ مقررہ مدت کے درمیان انتخاب کروا کے حکومت کی نمائندگی حاصل کرنا جمہوریت کی اہم خصوصیت ہے۔ الیکشن پر جمہوریت کی بقا منحصر ہونے کی وجہ سے نمائندگی اور انتخابی عمل میں وقتاً فوقتاً اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یہ تو آسانی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر چیز میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کی نمائندگی، مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو الیکشن سے دور رکھنا۔ لیکن ابھی ایسا ہی کیا، مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو الیکشن سے دور رکھنا؟ لگتا تو ایسا ہے کہ سارے مجرم جو ہے الیکشن میں حصہ لینے لگے، چند ایک کو چھوڑ دیا جائے تو۔ انتخابی اخراجات میں ہونے والی بدعنوانی اور وغیرہ مسائل کو دور کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں وقتاً فوقتاً قوانین بنا کر انتخابی عمل میں اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انتخابی عمل پر اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار انتخابی اصلاحات کی جاتی ہے۔ علاقائیت، بھارت میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیب و روایت کے حامل افراد رہتے ہیں۔ جغرافیائی تنوع کے ساتھ ساتھ ادب، تعلیم، تحریک کے معاملات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی زبان، روایت، تہذیب سے اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ اسی اپنائیت سے ان سب کے تئیں جذبہ افتخار پیدا ہوتا ہے۔ اپنی زبان، علاقے کی ترقی کو لوگ ترجیح دینے لگتے ہیں، اسی کو علاقائیت یا علاقہ پرستی کہتے ہیں۔ یہ علاقائیت زیادہ مفید نہیں ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے اگر تھوڑی دیر کے لیے مثال دی جائے، اگر ایسا ہو رہا ہے کہ مہاراشٹر میں رہنے والے یو پی اور بہار کے لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں، یو پی اور بہار کے رہنے والے مہاراشٹر والوں سے یا ساؤتھ انڈین سے نفرت کر رہے ہیں، تو یہ علاقائیت نقصان دہ ہے۔ علاقائی پارٹی، کسی مخصوص علاقے کی انفرادیت پر فخر کرنے اور اس علاقے کی ترقی کرنے کے لیے اقتدار کی دوڑ میں شریک ہونے والے سیاسی گروہ کو علاقائی پارٹی کہتے ہیں۔ ان پارٹیوں کا سر اپنے علاقے تک محدود ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کی ترقی کے ساتھ ساتھ علاقے کی خود مختاری پر بھی ان کا اصرار ہوتا ہے۔ اپنے علاقے میں بااثر کردار ادا کرتے ہوئے یہ پارٹی اب قومی سیاست پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ اب تو علاقائی پارٹیوں کا زیادہ زور نظر آتا ہے۔ کثیر پارٹی نظام، جیسے کسی ملک میں طویل عرصے تک ایک ہی پارٹی
के हाथ में इख्तियार रहता है और दूसरी पार्टी का वजूद ही नहीं होता है या उनका असर नहीं होता, उसको एक पार्टी निज़ाम कहते हैं। जैसे चीन में ये निज़ाम राइज है। बाज़ मुल्कों में दो पार्टियों का असर होता है और उलट पलट कर वही दोनों में से हुकूमत जाती रहती है, तो वो दो पार्टी निज़ाम। ये निज़ाम ये इंग्लैंड और इंग्लिस्तान, ये अमेरिका में है। जहाँ कई पार्टियां मौजूद हो, उनमें इक़्तिदार के लिए मुकाबला आ रही और सबका कमोबेश सियासी असर हो, तो इस तर्ज हुकूमत को कसीर पार्टी निज़ाम कहते हैं। ये निज़ाम भारत में राइज है। लेकिन इसके इसके नतीजे क्या निकलते हैं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये कितना फ़ायदेमंद है और नहीं। अ, जब तक इलेक्शन में शफाफियत ना हो, तो कितनी भी पार्टियां बना ली जाए, एक हो, दो हो, कितनी भी हो, नुकसानदेह ही रहेगा। आदिवासियों की तहरीक। शुरू से ही आदिवासी समाज जंगलाती दौलत पर जिंदगी बसर करने वाला समाज है। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जंगलाती दौलत पर हक को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से कोलाम, गौंड, संथाल, मुंडा जैसे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। आज़ाद भारत में भी उनके गुजर बसर का मसला हल नहीं हुआ। जंगलाती ज़मीन पर आदिवासियों का हक जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा करने और जंगलाती ज़मीन पर काश्तकारी करने के हक को तस्लीम नहीं किया गया। इस वजह से अब भी मुख्तलिफ मकामात पर आदिवासियों की तहरीक जारी है। मजदूरों की तहरीक। उन 1850 ईस्वी के बाद भारत में कपड़े की मिलें, रेलवे कंपनियां जैसी सनतें शुरू हुई। इस सनतकारी की वजह से मुल्क में मजदूरों का एक बड़ा तबका वजूद में आ गया। आगे चलकर उनके मसाइल बढ़ गए। इन मसाइल को हल करने के लिए 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम की गई और मजदूरों की तहरीक ने जोर पकड़ लिया। आज़ादी के बाद भी मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कई यूनियनों की बुनियाद डाली गई। 1960 ईस्वी से 1980 तक मजदूरों की तहरीक का असर था। 1980 के बाद मुंबई में कपड़े की मिल के मजदूरों की हड़ताल नाकाम हो जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक बिखर गई और कमजोर हो गई। आलमकारी और ठेके पर मजदूरी के तरीके ने मजदूरों की तहरीक को जबरदस्त नुकसान पहुंचे। आबी इनकलाब, इसकी वजूहत बताना है, या डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, इसकी वजूहत, इसकी वजाहत करना है। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने दरियाओं को नई जिंदगी बख्शी। तरुण भारत सिंह नामी तंजीम कायम करके भारत संघ नामी तंजीम कायम करके सैकड़ों गांव में पुश्ते यानी मिट्टी के बंद तामीर करके दरियाओं को रोका। पूरे मुल्क में पद यात्रा करके तहफ़्फ़ुज़ आब, जंगलाती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, दरियाओं को दोबारा जिंदगी देने जैसे मुहिमें चलाई। डॉक्टर राणा ने पूरे मुल्क में 11,000 पुश्ते तामीर की। मुसलसल 31 वर्षों तक अब इनकलाब का काम करने की वजह से उन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। नाम याद रखो है, डॉक्टर राजेंद्र राणा सिंह राणा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा है वह। बाएं बाजू वाले शिद्दत पसंद। बेजमीन किसानों और आदिवासियों पर होने वाली जमीनों के मजालिम से उनको बचाने के लिए और उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए रियासत मगरब बंगाल में नक्सलवादी तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक पर मार्क्सवाद का असर होने की वजह से उसे बाएं-जानिब के तर्ज फिक्र का हामिल करार दिया गया। इब्तिदाई मकासद से भटककर अब यह तहरीक शिद्दत पसंद बन गई है। किसानों और आदिवासियों को इंसाफ दिलाने की बजाय यह तहरीक तशद्दुद के जरिए हुकूमत की मुखालिफत कर रही है। सियासी लीडरों, पुलिस, फौज पर मुसल्लह हमले करती है। ये जो कुछ मालूमात दी जाती है, इस पर हमने भी जो है अपने तौर पर गौर करना चाहिए। जो कुछ दे दिया गया है उसके ऊपर सोच समझ कर जो है हमने उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सोच समझना चाहिए उसके बारे में। बदउनवानी यानी करप्शन, कानून तोड़कर वाजिबी से ज्यादा पैसे लेना और दूसरों को ठगना बदउनवानी कहलाता है, जो आजकल बहुत ज्यादा राइज है। ऐसा नहीं है कि बदउनवानी सिर्फ माशी नोयत की होती है, बल्कि समाजी, सियासी, मजहबी, सरकारी, गैर गर्जी एक या सतह पर बदउनवानी होती है। आजकल सबसे ज्यादा सरकारी सतह पर होती है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी एक तरह की बदउनवानी। इंतखाबात में गलत काम या गड़बड़ी करना, रिश्वत देना और लेना, माल का जखीरा करके ज्यादा कीमत पर फरोख्त करना वगैरह बदउनवानी ही की किस्में हैं। भारत में अवामी और निजी शोबों में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। बढ़ती हुई बदउनवानियों की वजह से जमहूरियत पर से लोगों का भरोसा सकता है। आजकल बदउनवानी इतनी बढ़ गई है कि कहा यह जाता है कि आपका एक भी सरकारी कागज जो है पास नहीं हो सकता अगर आप करप्शन ना करें या आपको रिश्वत ना देनी पड़े। तो रिश्वत के बगैर जो है आजकल हमारी हुकूमत में कोई एक सिंगल काम भी नहीं होता। ऐसा इसके तजुर्बात हमने भी बारहा देखे हैं। इस तरह की चीज़ें होती रहती है, इसके बगैर जो है कोई काम नहीं होता है। तो ये चीज़ हमारे मुल्क के लिए, मुल्क में रहने वालों के लिए बहुत खतरनाक है। तलबा ने इस बात को समझना चाहिए। ठीक है।
چلیے پھر یہاں پر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اور شیئر کروں گا آپ سے تاریخ پر، پھر نیکسٹ پیپر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.